स्टूडेंट्स, आज हम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम वारेन हेस्टिंग्स को देख चुके हैं। कुछ मराठे, अफगान जो युद्ध हुए थे उनमें इनकी चर्चा कर चुके हैं। वारेन हेस्टिंग्स का पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि 1772 ईस्वी में उसकी नियुक्ति बंगाल के गवर्नर के रूप में हुई, लेकिन 1773 ईस्वी में उसे गवर्नर जनरल की उपाधि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्राप्त की गई थी। भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार एवं इसके सुदृढ़ीकरण में वारेन हेस्टिंग्स ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ऐसा मानते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स अत्यंत विषम परिस्थितियों में भारत आया, परंतु अपनी सूझबूझ और निष्ठा से उसने भारत में कंपनी का विस्तार किया। हेस्टिंग्स जब भारत आया तो उस समय बंगाल की स्थिति क्या थी? हेस्टिंग्स के समय मोटा मोटा 1772 से 1785 का इसका कार्यकाल माना जाता है। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में ऐसा हम कह सकते हैं कि इससे पहले प्लासी और बक्सर के युद्धों ने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर दी थी और इस कार्य को क्लाइव ने बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न किया था। क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर के रूप में कंपनी की सत्ता सुदृढ़ करने का प्रयास किया। कंपनी के लिए मुगल बादशाह शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। लेकिन उस द्वैत शासन से जब क्लाइव वापस इंग्लैंड चला जाता है तो बंगाल की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है और उसके बाद कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हित साधना में लग जाते हैं और परिणाम ये निकलता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और इसी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए, इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है और उसके आगमन के साथ ही ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास कर कंपनी के संविधान और गवर्नर की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। उसे बहुत विस्तृत अधिकार भी दिए गए। 1857 ईस्वी के विद्रोह तक भारत में ब्रिटिश शासन के प्रधान गवर्नर जनरल के नाम से ही जाने गए। तो ये एक वारेन हेस्टिंग्स के पहले के समय की स्थिति और उसके बाद फिर किस प्रकार उसको भेजा गया था, ये वस्तु स्थिति बयान करती है। और देख सकते हैं कि 1767 में जब लॉर्ड क्लाइव वापस चला जाता है तो उस समय तक कंपनी को दीवानी प्राप्त हो चुकी होती है तथा बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू उस समय थी। और इस व्यवस्था के अनुसार कंपनी को राजस्व वसूलने का जो अधिकार प्राप्त हुआ तथा निजामत संबंधी प्रशासन बंगाल के नवाबों के हाथ में रहा। तो बंगाल के प्रशासन के लिए दो शक्तियां उत्तरदायी बन गई, कंपनी और नवाब। क्लाइव रहा, व्यवस्था बनी रही। कंपनी को इस व्यवस्था से राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ, परंतु क्लाइव के अयोग्य उत्तराधिकारियों वेरेलस्ट और कर्टियर के समय में द्वैत शासन की बुराइयां स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाती है। इनके समय में प्रशासन पर से कंपनी का नियंत्रण ढीला पड़ गया। कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत हित साधना में लग गए। बंगाल की प्रजा को जी भर के लूटा जाता है। चारों तरफ लूट खसूट, बेईमानी का बाजार गर्म हो उठा। संपूर्ण बंगाल में प्रशासनिक तथा आर्थिक अव्यवस्था व्याप्त हो गई और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में डाकू तथा सन्यासी छापामारों का आतंक फैल गया और न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई। उद्योग धंधे नष्ट हो गए और बाकी जो कसर थी वो 1769 से 70 के बीच में जो भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में, रही गई कसर उसने पूरी कर दी। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के पहले के समय की स्थिति है।
जो यहाँ देखी जा सकती है। उसके बाद देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है। तो वो यहाँ पर आकर काफ़ी सुधार करता है और उन सुधारों के बारे में आज हम विस्तार से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो भारत आते ही वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले अपना ध्यान आंतरिक सुधारों की तरफ दिया और 1772 से 74 ईस्वी के मध्य कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रशासनिक सुधार किए। इसी बीच इंग्लैंड सरकार द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है जिसने गवर्नर जनरल की स्थिति को और भी अधिक सुदृढ़ कर दिया। परंतु काउंसिल से हेस्टिंग्स के संबंध अच्छे नहीं रहने के कारण हेस्टिंग्स ने अपनी नीतियों के कार्यान्वयन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1776 ईस्वी में काउंसिल की स्थिति दुर्बल हो जाने से हेस्टिंग्स को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तथा उसे वांछित सुधारों का मौका मिला। वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का मुख्य उद्देश्य शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, उनमें पारस्परिक तारतम्य स्थापित करना, कंपनी के हित में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को समाप्त करना, कंपनी शासन को तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना, शांति, सुव्यवस्था एवं निष्पक्ष न्याय की स्थापना करना और आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर वारेन हेस्टिंग्स ने अपने महत्वपूर्ण सुधार किए। अब जो सुधार किए गए थे उनको हम एक एक कर चर्चा यहाँ करने वाले हैं, जिसमें द्वैत शासन की समाप्ति आती करता है, लगान व्यवस्था में वह परिवर्तन करता है, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन करता है, फिर आर्थिक सुधार करता है, कुछ व्यापारिक सुधार करता है, जनहित के कार्य वो यहाँ करता है। उसके बाद हम रेगुलेटिंग एक्ट और बिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे और एक इस पर घटना घटित होती है वारेन हेस्टिंग्स पर, नंद कुमार का मुकदमा, उसके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। तो आगे हम देख रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए कुछ सुधार। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार किए और नई व्यवस्था की स्थापना की। इसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रशासन, लगान व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, आर्थिक और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किए गए थे। पहले सुधार में देखते हैं कि बंगाल के द्वैत शासन की वह समाप्ति करता है और उसके बाद बंगाल में शांति व्यवस्था की स्थापना करता है। इसी उद्देश्य से उसने कंपनी के संचालकों की अनुमति से बंगाल के नायब नवाब मोहम्मद रजा खान और बिहार के नायब राजा सिताब राय पर अभियोग लगाकर उन्हें अपने पदों से बर्खास्त कर दिया जाता है और कंपनी ने सारे दीवानी संबंधी जो अधिकार अपने हाथ में ले लिए। इसी प्रकार बंगाल के नवाब से निजामत संबंधी अधिकार भी छीन लिए गए तथा उसे 16 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी जाती है। मीर जाफर की विधवा बेगम मुन्नी बेगम को नवाब का संरक्षण यहाँ नियुक्त किया जाता है और 1775 ईस्वी में रजा खान नवाब का संरक्षक बहाल हुआ और मुन्नी बेगम को हटा दिया गया। इस प्रकार बंगाल का प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन आ जाता है। कंपनी ने कलकत्ता को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया और इस समय वो राजकोष जो था वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता आ गया। वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का स्थान अंग्रेजों को देना प्रारंभ किया क्योंकि उसे भारतीयों की राजभक्ति पे कहीं न कहीं संदेह था और इस तरह अपनी सूझबूझ से वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में कंपनी का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ किया और द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप व्याप्त अव्यवस्था थी उसको वो यहाँ पर खत्म करता है। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य करता है आते ही और वो करता है द्वैत शासन की यहाँ पर समाप्ति करता है और शासन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन आ जाता है। कलकत्ता को प्रशासनिक केंद्र बनाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं लगान व्यवस्था में परिवर्तन। तो हेस्टिंग्स का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो प्रसिद्ध लगान व्यवस्था में परिवर्तन लाना था और हेस्टिंग्स के आगमन के समय तक जो भू राजस्व व्यवस्था थी पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी और इसका परिणाम ये रहा कि बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, कलकत्ता, 24 परगना की भूमि तथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी थी तथापि कंपनी ठीक प्रकार से लगान वसूली नहीं कर पा रही थी।
कंपनी के पास लगान वसूलने वाले कर्मचारियों की भी कमी थी, अतः पुराने आमिल ही लगान वसूली का यह कार्य करते थे। तो इनके कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी ने निरीक्षकों की नियुक्ति की। ये दोनों ही मिलकर गरीब किसानों को लूट रहे थे और लगान वसूली की जिम्मेवारी प्रबंधकों को, जिन्हें कलेक्टर की उपाधि दी गई, इस पद पर सिर्फ अंग्रेज ही नियुक्त किए गए और उनकी सहायता के लिए एक भारतीय अधिकारी को यहाँ रखा जाता है। सबसे अधिक लगान देने वालों को 5 वर्षों के लिए परगने से लगान वसूली का ठेका दिया जाता है और पुराने और नए जमींदारों के साथ भूमि व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार इस लगान व्यवस्था के द्वारा वह एक नया तंत्र यहां पर विकसित करता है। बाद में कलेक्टरों से लगान वसूली का कार्य वापस लेकर वह पूरे भारतीय कर्मचारियों को सौंपता है और समस्त लगान वसूली की जिम्मेवारी 4 सदस्यों वाली लगान बोर्ड को दी जाती है। इस बोर्ड की सहायता के लिए एक भारतीय दीवान भी नियुक्त किया गया और लगान बोर्ड के सदस्यों को वेतन के बदले वसूले गए राजस्व का 2% कमीशन देने की व्यवस्था वो करता है। तो ये एक लगान व्यवस्था का जो प्रयास किया गया था, उसका पूरा जिम्मा प्रत्यक्ष रूप से कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया। कंपनी की आय में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं दोष देखने को मिलता है कि हेस्टिंग्स ने लगान व्यवस्था में जो परिवर्तन किए उसका कृषकों पर अत्यंत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इससे किसानों का सर्वनाश कर दिया। किसानों द्वारा दिए जाने वाले लगान की राशि निश्चित नहीं की गई थी, इसलिए जमींदार इसे मनचाहे ढंग से जब चाहे वह बढ़ा सकते थे। तो लगान संबंधी वसूल करने वाले अधिकारियों को विस्तृत अधिकार दिए और वह अपना मनमाना दुरुपयोग करते थे। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप पुराने जमींदारों का महत्व यहाँ समाप्त हो जाता है और उनकी जगह पर लबनिया और कंपनी के कर्मचारियों का एक नए जमींदार वर्ग का उदय होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लगान व्यवस्था में भी काफी स्तर पर वह परिवर्तन करता है। अगला देख सकते हैं कि न्याय व्यवस्था में कैसे परिवर्तन करता है। वारेन हेस्टिंग्स का अगला सबसे महत्वपूर्ण सुधार न्यायिक क्षेत्र में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के पहले बंगाल में न्याय व्यवस्था का कार्य नवाब के जिम्मे होता था, परंतु वस्तुतः ये कार्य स्थानीय जमींदारी ही किया करते थे। इसलिए जो न्याय व्यवस्था थी उस समय वो बड़ी मनमानी थी। अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जनता का कष्ट बढ़ाने में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी सहयोग कहीं न कहीं देते थे। इस सदैव प्रचलित कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप कर उनका मनमाने ढंग से उपयोग करते थे। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने एक सामान्य न्याय पद्धति की स्थापना की आवश्यकता यहाँ महसूस की और उसी के अनुरूप वह कार्य करता है। और अब क्या करता है कि उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना कर दी। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो लेके आता है। दीवानी अदालत का प्रधान कलेक्टर होता था, जो भारतीय कर्मचारियों की सहायता से न्याय करता था और उसे 500 रुपए तक के मुकदमे का फैसला करने का अधिकार था। फौजदारी मामले का प्रधान भारतीय अधिकारी होता था, जो मौलवियों और मुफ्तियों की सहायता से फौजदारी अदालत का कार्य देखता था। परंतु स्थानीय फौजदारी अदालतें मृत्युदंड नहीं दे सकती थी अथवा किसी भी संपत्ति जब्त किसी की नहीं कर सकती थी। इसके लिए उसे अपने से ऊपर के न्यायालयों की अनुमति लेनी पड़ती थी। स्थानीय न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए कलकत्ता में उसने एक सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालतों की स्थापना की। सदर दीवानी अदालत के सदस्यों के रूप में कलकत्ता काउंसिल के प्रधान यानी कि गवर्नर तथा उसकी काउंसिल के 2 पुराने सदस्यों को रखा गया, जो राय रायन और मुख्य कानूनगो की सहायता से वो न्याय कर रहे थे। सदर निजामत अदालत का प्रधान नायब नाजिब होता था। वह मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सहायता से फौजदारी मामले निपटाता था। दीवानी मामले जातीय कानूनों, हिंदुओं के मामले में हिंदू कानून तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून के आधार पर यहाँ तय किए जाते थे।
दीवानी मामले थे, लेकिन फौजदारी मामलों में इस्लामी कानूनों को ही मान्यता दी गई थी। न्यायाधीशों को पदों को वैधानिक यहाँ बना दिया गया और उन पर घूस या नजराना नहीं लेने की सख्त पाबंदी यहाँ लगा दी जाती है। अदालतों की कार्य पद्धति में भी सुधार किए गए, क्योंकि अब प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के लिए समय निश्चित कर दिया गया। न्यायालय की कार्रवाइयों को लिपिबद्ध करने एवं उन्हें संग्रहित करने की व्यवस्था की गई। प्रचलित कानून जो हिंदू और इस्लामी के थे उनके संग्रह करने की व्यवस्था की गई। न्यायालयों द्वारा जुर्माना लिए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। कर्जदारों को महाजनों के अत्याचारों से राहत दिलाई गई। और अब यह हुआ कि 10 रुपये तक के मूल्य वाले दीवानी मामलों को स्थानीय स्तर पर ही निपटाने को यहाँ कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की। ये पहली बार होता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता की सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों के संबंधों को यहाँ वो स्पष्ट नहीं किया गया। अपने इन सुधारों के द्वारा हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था को स्पष्ट, सरल और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। और बाद में जब कॉर्नवालिस आता है तो कहीं ना कहीं उनके न्यायिक सुधारों के लिए वो पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो इसमें न्याय व्यवस्था में वो परिवर्तन करता है और ये पहली बार होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। पहली बार कलेक्टरों की नियुक्ति होती है दीवानी मामलों में और निजामत मामलों में अलग अलग व्यवस्था रखी जाती है। जाति कानूनों को लागू किया जाता है, हिंदुओं के मामले में हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून। तो यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन वारेन हेस्टिंग्स करता है। इसके बाद और भी बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन है, संवैधानिक विकास है, वो हम अगले चैप्टर